हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हम लोग सीखने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर्स यानी प्रेरक में ऊर्जा संचय, और साथ में सीखने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी को भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और एनर्जी डेंसिटी। ये दोनों चीज़ें हमें सीखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इंडक्टर को। ये बड़ा बनाते हैं डिजाइनिंग ताकि समझ आए, और इस पे एक बैटरी सेल जो भी कनेक्ट करते हैं ताकि इसमें करंट मेंटेन हो जाए। मान लो इसमें आई करंट फ्लो कराए, तो अब क्या होगा, करंट ऐसे आई जाएगा, ये यूँ निकल के ऊपर हो जाएगा, फिर से जाएगा, फिर निकल जाएगा। ये एक डायरेक्शन बना देते हैं ताकि समझ आए, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको इसका मेन प्रोसेस समझना है। प्रोसेस क्या है कि जब यहाँ से धारा जाएगी तो धारा इस दिशा में आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे करके। तो जब धारा आगे बढ़ती रहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें एक प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब आप लेंज का नियम जानते हैं, अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है तो तुरंत उसका अपोज करने के लिए एक और मैग्नेटिक फ्लक्स रेडी हो जाता है। तो अब अगर ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया तो इसके विपरीत दिशा में एक और धारा बहने लगेगी। ये तो आप सब जानते हैं, पुरानी टॉपिक है। तो धारा ऐसे जा रही थी तो उसका अपोज करने के लिए एक और धारा होगी। तो ये धारा होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक और टर्मिनल बन के रेडी हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, -LdI/dt के बराबर। इतना EMF यहाँ पे बन गया। तो अब ये तो धारा का अपोज करने लगी, धारा का मान घटने लगा। इस धारा को मेंटेन रखने के लिए या उस धारा की वैल्यू बरकरार रखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे इस बैटरी या सेल को अब अपनी अतिरिक्त ऊर्जा क्षय करनी पड़ेगी। तो ऊर्जा क्षय कैसे होगा इसका देखो, वो मैं समझाता हूँ आपको। होगा क्या कि ये धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आवेश जो यहाँ पे है वो उसको इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है। तो जब फ्लो कराता जाएगा तभी तो इसमें धारा बहेगी। और आप जानते हो जैसे जैसे इसमें धारा बहने लगेगी, आके जाएगी, तो वो अपोज करने के लिए काफ़ी है। इंडक्टर तो वापस करने लगेगा धारा को, क्योंकि इंडक्टर का नेचर है कि जब धारा का मान बढ़ाते हैं तो घटाने की कोशिश करता है, धारा का मान घटाते हैं तो बढ़ाने की कोशिश करता है। यही इंडक्टर की खासियत होती है, वो हरदम अपोजिट नेचर का ही होता है। अब यहाँ पे देखो, जब इस डायरेक्शन में धारा बही तो इंडक्टर में एक ऐसी धारा हो गई। ऐसी धारा हुई मतलब यहाँ पे एक EMF है और उसका प्लस टर्मिनल ऐसे। तो जब इस धारा का अपोज होने लगा तभी तो जा करके इसको एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। और उस एक्स्ट्रा वर्क में क्या कर रहा है, ये आवेशों को ही तो चला रहा है। तो कितने आवेश को चला पा रहा है, इसी को अगर कैलकुलेट कर लिए, या उस आवेश को चलाने में कितनी अतिरिक्त एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, तो जो एनर्जी यहाँ पे खर्च होती है वो यहाँ पे स्टोर होती हुई चली जाती। तो बस उसी सिंपल चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि कुछ थोड़े से आवेश चलाए, जिसको चलाने में थोड़ा सा काम करना पड़ा, dW। ये हो जाएगा V × dQ। V पोटेंशियल है। अब बारी आती है कि कौन सा वाला, ये वाला लें कि यहाँ वाला पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे अतिरिक्त वर्क कब करना पड़ा, जब ये बन गया, मतलब इसी का अपोज कराना है, मतलब इतने EMF का उल्टा EMF यहाँ पे लगा हुआ है, तब जाकर के धारा मेंटेन हुई है। तो यहाँ पे V की जगह पर हम लोग लिखेंगे LdI/dt, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला टर्मिनल वो वाले टर्मिनल का ठीक विपरीत दिशा में है। तो वो लिया जाएगा LdI/dt, और यहाँ हो गया dQ, ये हुआ dW। यहाँ से कह सकते हैं कि ये हो गया dW। L di को साइड में ले लेते हैं, ये हो गया dQ/dt, और dQ/dt माने होता है करंट। तो यहाँ से dW इक्वल कितना हो जाएगा, dQ/dt का मतलब तो करंट हो गया। अलग अलग पहले लिख लेते हैं, ये हो गया DI, यहाँ लिख देते हैं I। इनको एक अच्छे से
क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा LI/DI, मतलब जो अतिरिक्त वर्क होगा थोड़ा सा चार्ज चलाने में, यानी DQ चार्ज को चलाने में, वो इतना वर्क होगा LI/DI। कंप्लीट वर्क अगर निकालना है तो इंटीग्रेट होगा, इधर से DW का, इधर से हो जाएगा LI/DI का। लिमिट लगाएंगे करंट I बराबर 0 से लेकर के I तक, मतलब धारा जब 0 थी वहाँ से लेकर के धारा I तक पहुँचाने में कुल कितना वर्क करना पड़ा, यानी धारा मेंटेन रखने में कुल कितना कार्य करना पड़ा। तो इसका अगर समाकलन करेंगे, L कांस्टेंट है, I/DI का समाकलन हो जाएगा I²/2। यहाँ पे 0 रहेगा, ऊपर I रहेगा, I की जगह पर I लिखेंगे सेम, 0 लिखेंगे खत्म, यानी हो जाएगा ये हाफ, सीरियल से इसको लिख देते हैं, हो जाएगा हाफ LI²। और DW का करेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट एनर्जी बन जाएगा। इसको हम U से भी लिख सकते हैं, तो U इक्वल हो जाएगा हाफ LI², यानी इंडक्टर के अंदर जो ऊर्जा संचित होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ LI²। शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे कैलकुलेट किया। चलो एक बार फिर बता दें। यहाँ पे मान लो एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एक विभव लगाते हैं, तो ऐसा करने से इसमें एक धारा बहने लगेगी। तो ऐसे ये नहीं कि धारा अचानक बढ़ जाए, अगर इंडक्टर नहीं होता तो धारा एक बैग आ ही जाने लगता। इंडक्टर की खासियत क्या है कि यहाँ से जैसे ही चार्ज आगे बढ़ेगा तुरंत उसमें से जब ये एक करंट बना के आगे बढ़ेगा, कोई भी वैल्यू हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, I बराबर 0 से लेकर धीरे धीरे करंट बढ़ाओ तो ये धीरे धीरे इस दिशा में एक और काम करने लगता है, तो ये विपरीत दिशा में एक धारा बना लेके आने लगता। अब उस धारा को अगर आप अपोज नहीं करोगे तब तो दोनों धारा एक दूसरे से मिल करके परिमाण में बहुत कम हो जाएंगे, तो जो मेन रिजल्ट है वो मिल नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ जो बैटरी या सेल अप्लाई होती है, या बैटरी या सेल अपनी एनर्जी को और मतलब ज़्यादा खर्च करती ताकि इस धारा को मेंटेन रख सके। तो जो यहाँ से एनर्जी खर्च होती है वो यहाँ पे एक EMF का रूप लेती रहती है, यानी कह सकते हैं कि इतना EMF बनाने के लिए कितना वर्क किया गया, तो उसी वर्क को निकालना। अब चूंकि ये EMF बनाने के लिए चार्ज को फ्लो कराया गया होगा, तो इसीलिए लिख लिए कि मान लो छोटा सा चार्ज DQ इसको चलाए हैं तो कार्य कितना किए DW, और उस DW को कैलकुलेट करके इंटीग्रेट कर दिए, तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ LI², यानी इंडक्टर के अंदर स्टोर एनर्जी होती है हाफ LI², जहाँ L क्या है सेल्फ इंडक्टेंस या स्व प्रेरकत्व, और I है इंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाली करंट। तो अभी इसको लगाइए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व, तो उसके लिए फिर से हमने वैसे एक फिगर ले लिया। मान लो कि एक इंडक्टर या परिनालिका है जिसकी लेंथ L है और इसकी रेडियस है R, ऐसे करके ये इसका रेडियस है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और इसको V वोल्टेज से अप्लाई किए हैं। इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल बन गया है, EMF बन गया या इंड्यूस्ड EMF कह सकते हैं, वो है -LdI/dt। अब हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। तो उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि एनर्जी इसकी स्टोर कहाँ होती है। तो इसकी एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार की जो होती हैं वो एनर्जी वेव होती हैं, तरंगे होती हैं जिसमें ऊर्जा होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास कर रही हैं, तो समझ लो कि पूरे परिनालिका के आयतन में से जा रही हैं। तो आपको वही निकालना है कि पर यूनिट वैल्यू में टोटल कितनी एनर्जी है, वो आपको निकालना है। तो हमने अभी जो कैलकुलेट किया है उसमें U की वैल्यू कितनी है, वो है हाफ LI²। अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले जाएं L की वैल्यू या I की वैल्यू तो काम बन जाएगा। अगर इस चीज़ को कैलकुलेट कर लिए तो एनर्जी डेंसिटी समझ लो आ गई। तो L कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, देखो सिंपल कुछ बातें हैं। आपको B की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे B होता है μ0 Ni, जहाँ N का मतलब है इकाई लंबाई में चक्रों की संख्या। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, टोटल टर्न बटे टोटल लेंथ इंटू
आई। यहाँ से अगर आई की वैल्यू पूछें तो आप क्या बताओगे, आई की वैल्यू हो जाएगी बी एल अपान म्यू नॉट एन। मतलब अगर एक परिनालिका में बी चुंबकीय क्षेत्र है तो समझ लो उसमें इतनी धारा हो, या कह सकते हैं अगर परिनालिका को ये धारा दी जाए तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का ये रिलेशन होगा। तो अब ये हो गया आई का मान। अब बारी आती है यल कैसे निकालेंगे। करंट तो निकल गया, वो हो गया बी एल अपान म्यू नॉट एन। अब गायब है एल, और एल को निकालने के लिए हमें सबसे पहले फ्लक्स निकालना पड़ता है, जैसा कि आपने सेल्फ इंडक्टेंस में सीखा। तो फाई इक्वल होता है बी ए, और फाई इक्वल यल आई भी होता, तो ये हो गया बी ए। यहाँ से अगर यल आई की वैल्यू देखें तो बी मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट एन अपान एल आई। ये हो गया म्यू नॉट एन अपान एल आई। उसके बाद बारी आती है परिनालिका के मुंह का क्षेत्रफल, होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन चूंकि एन टर्न है तो एन बार क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। आई से आई कट गया तो एल की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट एन का एन में गुणा एन स्क्वायर अपान एल पाई आर स्क्वायर। ये किसका मान हो गया, एल का मान। इस एल की वैल्यू उस आई की वैल्यू दोनों उठा के ला के यहाँ पे रख दो तो एनर्जी कैलकुलेट होके आएगा। देखो क्या आता है, या हाफ एल की जगह पर जो वैल्यू डालनी है वो है म्यू नॉट एन स्क्वायर अपान एल पाई आर स्क्वायर, और आई की वैल्यू लिखनी है वो है बी एल अपान म्यू नॉट एन। इसका करना है स्क्वायर। अभी देखो क्या होगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ एल स्क्वायर आएगा, यहाँ एक एल तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर। चलो एक बार लिख लेते हैं पूरा, ये आएगा हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। एक एल से एक एल सब कुछ कटते छटते क्या बचेगा, हाफ बचेगा, नीचे एक ठू बचेगा म्यू नॉट, एन स्क्वायर भी नीचे से गायब हो जाएगा, ऊपर बचेगा बी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गया यू। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो पाई आर स्क्वायर एल जो कि है इंडक्टर का आयतन, जैसे पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन, जहाँ एच उसकी ऊंचाई या लंबाई कह सकते, तो यहाँ पे लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर एल, ये इसका आयतन है। तो यहाँ से हो गया u का मान 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट, और ये है उसका आयतन या वॉल्यूम कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा u बटे आयतन बराबर हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट। ये हो गई इसकी एनर्जी डेंसिटी, इसको म्यू से लिखते हैं तो हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट। यानी किसी भी इंडक्टर का अगर हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, जहाँ बी कहने की मतलब है कि इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अगर हमें मालूम है तो उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं केवल इस फार्मूले के यूज से। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि एनर्जी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने जो इंडक्टर लिया तो हमने यहाँ पे इंडक्टर के रूप में परिनालिका को रखा है, तो उसका सबसे पहले बी लिखते हैं और इस बी के सूत्र से आई का मान निकाल लेते हैं जो कि हमें यहाँ रखना है। देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद अभी एल एब्सेंट है, तो एल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फाई चाहिए। फाई इक्वल बी ए, फाई की वैल्यू होती है एल आई, तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू रख दिए, ए की वैल्यू रख दिया और आई से आई कैंसिल होके एल निकल गया। यहाँ पे एल और आई दोनों वैल्यू रखने पर कुछ ऐसा है, और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। लगाइए आप इसको। अब हम लोग इन दोनों टॉपिक पर आधारित सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक इंडक्टर है, इंडक्टर का संकेत ये है और इस इंडक्टर का जो प्रतिरोध है वो ये है,
और इसको किसी बैटरी से जोड़ दिए और इसमें धारा फ्लो होने के लिए छोड़ दिए। जब धारा कांस्टेंट वैल्यू से बहने लगेगा उस समय इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो कैलकुलेट करना। मान लेते हैं कि ये है 5 हेनरी का, ये है 20 ओम का और ये 200 वोल्ट का। सपोज करो ये आर कहाँ रहता, देखो उसी में छुपा रहता। जो ये इंडक्टर की डिजाइनिंग होती नहीं, तो चूँकि इंडक्टर को तार से बनाया गया है तो इस तार की कुछ मोटाई है, उसके बाद इसकी कुछ लंबाई है, जिसके कारण से प्रतिरोध अपने आप आ जाता है। जो सूत्र होता है R = ρL/A, तो ये L लंबाई A क्षेत्रफल, तो इसके कारण से स्वतः इसके अंदर एक प्रतिरोध होता है। इसीलिए कोई जो इंडक्टर लिया जाता है, हर एक प्रकार के इंडक्टर को हम लोग LR कहते हैं। कोई भी इंडक्टर ऐसा है नहीं जिसमें प्रतिरोध हो ना। इंडक्टेंस के साथ साथ उसमें रेजिस्टेंस दोनों होता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक इंडक्टर ऐसा है जिसमें 5 हेनरी का प्रेरकत्व है, 20 ओम उसका प्रतिरोध है और उसको 200 वोल्ट से जोड़ दिए हैं। तो पूछा गया इसमें कुल कितनी ऊर्जा संचित हो गई। तो ऊर्जा संचित होगी वो कैलकुलेशन इसी सूत्र से होगा। अब बारी आती है L तो जानते हैं, ये I गायब है, तो I कैसे कैलकुलेट करेंगे। I की वैल्यू होती है V/R। यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है 200, R की वैल्यू 20 बराबर 10 एम्पियर, मतलब इतना करंट फ्लो हो रहा है। रख दिए इसको, काम खलास हो जाएगा। हाफ L की वैल्यू 5, I की वैल्यू 10, इसका वर्ग हो जाएगा 1/2 गुणे 5 गुणे 100, 100 का आधा 50 बराबर 250 जूल। यानी इस इंडक्टर की धारा जिस समय स्थायी हो चुकी होगी, ऐसे वाली स्थिति में इसमें 250 जूल ऊर्जा संचित हो जाएगी। यानी जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है उसमें इतनी ऊर्जा संचित हो जाएगी। चलो एक ये सवाल है, इसमें दिया गया है कि एक 8 मिली हेनरी का प्रेरकत्व है, यानी स्वप्रेरकत्व है किसी कुंडली का 8 मिली हेनरी, जिसमें 2 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, बह रही है। तो पूछा एनर्जी कितनी स्टोर करेगा। तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा हाफ L² हो गया। हाफ L की वैल्यू 8 मिली को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10⁻³ की पावर। I की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर, 2 चौको 8 4 गुणे 10⁻³ गुणे 2 दूनी 4, 4 चौको 16 गुणे 10⁻³ इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.016 जूल। यानी उसमें कुल इतनी जूल ऊर्जा संचित हो जाएगी। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं और ये बहुत फेमस सवाल है कि करंट इक्वल है 5 + 16t। ये है करंट का इक्वेशन, जहाँ t सेकंड में, मतलब ये जो t लिखा हुआ है ये सेकंड है, यानी समय सेकंड में है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है 10 मिली वोल्ट। तो आपको निकालना है t बराबर 1 सेकंड पर धारा का मान कितना होगा, साथ में आपको L की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला ये t बराबर 1 सेकंड पर, तो आप t की जगह पर 1 रखोगे तो धारा आ जाएगा, यानी I 1 सेकंड के लिए हो जाएगा 5 + 16 × 1, 16 × 16 5 21, यानी जब
समय 1 सेकंड हुआ होगा उस समय 21 एम्पेयर की धारा बह रही है। उसके बाद पूछा है एल का मान बताओ। तो ई का जो मैग्नीट्यूड होता है हम केवल वैल्यू निकालते हैं, वो होता है एल डी आई बाई डी टी। तो ई इक्वल हो जाएगा एल डी बाई डी टी ऑफ आई की वैल्यू है 5 + 16t। अवकलन करेंगे 5 का 0 हो जाएगा और 16t का अवकलन करेंगे केवल 16 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये L गुणे 16 और यहाँ हो गया E। तो यहाँ से L की वैल्यू हो गई E बटे 16। E का मान 10 मिली वोल्ट है तो हो जाएगा 10 और मिली को कन्वर्ट करेंगे -3/16। भाग करेंगे अगर 10 में तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, 100 हो जाएगा, 6 बार जाएगा 96, 4 40 हो जाएगा, 2 बार जाएगा फिर 5 बार, ये हो गया -3 हेनरी, या लिख सकते हैं 0.625 मिली हेनरी। समझ लो 100 प्रेरक तो इतना हुआ होता है हाफ Li²। तो अब यहाँ तो करंट का इक्वेशन है, 1 सेकंड पे एनर्जी डेंसिटी निकाल के रख देते हैं, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग आएगा यहाँ पे। तो 1 सेकंड पर मतलब जब t बराबर 1 सेकंड होगा उस समय कितनी एनर्जी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। हाफ L की वैल्यू 0.625 इंटू 10 पर -3 की पावर और I की वैल्यू 1 सेकंड में कितना करंट था 21 एम्पियर। उसके बाद इन सब का गुणा कर देंगे, जो आएगा उतना जूल आएगा और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखो प्रश्न में क्या दिया था, एक करंट का इक्वेशन, एक ईएमएफ और t बराबर 1 सेकंड। सवाल में पूछा गया कि 1 सेकंड में धारा का मान, तो वो आया 21। सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरकत्व उसको कैलकुलेट किए तो इतना आया। फिर पूछा है इसमें ऊर्जा घनत्व नहीं बल्कि संचित ऊर्जा, तो वो हाफ Li² होता है। तो अब चूँकि यहाँ अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग, तो हम 1 सेकंड पर निकालते हैं और सवाल में भी यही भी दिया हुआ है कि 1 सेकंड पर आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो चूँकि यल जो होता है यह करंट वगैरह से लेना देना इसका है ही नहीं, तो इसलिए हरदम उतना आएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड सब के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आई निकालने के लिए 1 सेकंड पे करंट की वैल्यू 21, उसको वहाँ पे रख देना, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ये, और उसे हल करने के बाद जो भी है वही उसका उत्तर है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और एनर्जी डेंसिटी, जिसका आया है हाफ v²/μ0। और बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है कि इसका बीमा निकाल के बताओ। तो सिंपल है ये, क्या एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा की बीमा होती है mL² - 2 और घनत्व का यहाँ पे आयतन में है L3, तो हो जाएगा ये mL इनवर्स T पे -2। बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि इसका बीमा बताओ, तो अब कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले B का रखेंगे फिर μ0 का, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप इसको देख के पहचानते हो कि ये लिखा हुआ है एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा बटे आयतन, ये ऊर्जा का और ये आयतन का लगा के सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो यही है आज का अपना सेशन, आज का अपना टॉपिक। अगर आपका कुछ भी प्रश्न होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे।